हमारे लिए एक नया स्टैंडर्ड है, ठीक है, AS5। अब ये AS5 बेसिकली बात किस बारों के लिए करता है, एक बार देखेंगे कि सर AS5 नो सब नो बकवास, सीधी बात, किन किन चीजों के बारे में बात करता है। AS5 करता है बात नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, वो बात करता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के बारे में, वो बात करता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फ्रॉम ऑर्डिनरी आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इस चैप्टर के नाम बड़ा बड़ा है बट इसके दर्शन बड़े छोटे हैं। छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और बड़ा ही मजेदार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बातचीत करना चाहूंगा लिख के, थोड़ा बैकग्राउंड देता हूं मैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है। अब देखो राजा, आईसीआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बनाया, लेकिन आईसीआई का इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पीछे बैकग्राउंड क्या है, मकसद क्या है, इंटेंशन क्या है। देखो, जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, या आप बैलेंस शीट बनाते हो, आप क्या करते हो, एक आप करंट ईयर की देते हो, एक आप करंट ईयर का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देते हो, और एक कंपैरेटिव के लिए प्रीवियस ईयर का। यहां पे मैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मेरे ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है जो साल में मैं एक बार बनाता हूं। तो करंट ईयर दैट इज 12 महीने का कमाई खर्चा और प्रीवियस ईयर के 12 महीने का कमाई खर्चा। अब मैं कुछ बातचीत करना चाहूंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां पे 50 लाख और यहां पे 40 लाख। कैसा लग रहा है? पिछले साल 40 लाख था, इस साल 50 लाख है। मन में ऐसे खुशी हो रही कि हाँ भाई हम धंधा अच्छे से कर रहे हैं, हमारा सेल्स बढ़ा है, एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एड अदर इनकम, $150 लाख, 10 लाख। वाह भाई वाह, एकदम पता नहीं कुछ तो भी रहस्य में हुआ इस साल कि हमें 150 लाख की अदर इनकम हो गई है, ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया 200 लाख और ये आपका हो गया 50 लाख, ठीक है। चलो सर ठीक है, डन। आगे, अब इसमें से क्या माइनस होंगे? इसमें से खर्चे माइनस होंगे सर, जैसे अभी, क्योंकि मोटा मोटी मैं ये मानता हूं कि आपने पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको याद नहीं होगा, तो मैं सीधा एक्सपेंसेस लिख देता हूं। ये आपके इनकम थे, अब मैं यहां पे आपके एक्सपेंसेस लिख देता हूं। एक्सपेंसेस में आप ये मान लो सैलरी दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट, क्या हमने AS 15 पढ़ा हुआ है इसके बारे में? हाँ सर, हमने पूरा AS 15 पढ़ा हुआ है। प्रीवियस ईयर में सैलरी थी 40 लाख, 40 लाख कुछ ज्यादा ही हो गई, 10 लाख। इस ईयर में सैलरी हो गई 30 लाख। ओके, अच्छा। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस पिछले साल थे 15 लाख के, इस साल हो चले 50 लाख के। अब आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 200 में से 80 माइनस कर दो 120 लाख, 50 में से 25 माइनस कर दो 25 लाख। अब एज ए यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज ए यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ कि कंपनी का करंट ईयर अच्छा रहा है कि बुरा रहा है, कंपनी कैसा परफॉर्म की है। अब तुम ना क्या देख रहे हो? तुम देख रहे हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि तुम अभी बच्चे के तौर पे देख रहे हो। थोड़ा ब्रॉडर सोच रखो और तुम मेरे से यह सवाल पूछो,
मेरे से सवाल पूछो कि भाई साहब सर ये 150 लाख के अंदर क्या है, ऑल ऑफ द सडन आपका अदर इनकम जो बड़ा है इसका कंपोनेंट क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 150 लाख, मतलब ये 150 लाख जो कमाई हुई है ये बेसिकली हमने कोई एसेट बेचा है, उस वजह से कमाई हुई है। तो अगर मैं बोलता हूं सिर्फ अदर इनकम, तो एज ए यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हें नहीं पता चलता है कि भाई ये अदर इनकम मतलब क्या। अदर इनकम तुम्हें बताना चाहिए कि भाई इट्स अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं 2 मिनट अदर इनकम हटा दूं, 2 मिनट के लिए सोचो, तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50 लाख और पिछले साल का 40 लाख, तुम एक बार सैलरी देखो, दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट देखो, 10 लाख का 30 लाख हो गया। तुम्हें क्या इंटरप्रिटेशन मिल रहा है इससे? सर 10 लाख का 30 लाख हो गया, 10 लाख का 30 लाख हो गया सर। इसके 2 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, या तो हमने नए एम्प्लॉय लगाए होंगे, ठीक है, या तो हमने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा दी है, या तो हमने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा दी है, या हमने नए एम्प्लॉयज लगाए होंगे। यस यस करेक्ट। अब एज ए यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बहुत सडन शिफ्ट है, 10 लाख से 30 लाख, जबकि टर्नओवर सिर्फ 10 लाख से बढ़ा है बट सैलरी 20 लाख से बढ़ी है, ठीक है। आर वी क्लियर? तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा ये जो 20 लाख रुपए का फर्क आ रहा है, ये जो 20 लाख रुपए का फर्क आ रहा है, बेसिकली गवर्नमेंट रेगुलेशंस के वजह से, गवर्नमेंट रेगुलेशन के वजह से मुझे प्रायर 3 इयर्स की सैलरी रिवाइज करनी पड़ी। मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो पिछले 3 साल की सैलरी है, हर साल की सैलरी पे तुम्हें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट देना है। ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से मुझे 3 साल की सैलरी एक साथ बढ़ा के इस साल में देनी पड़ी। मुझे 3 साल की सैलरी एक साथ बढ़ा के इस साल में देनी पड़ी। तो इसका ब्रेकअप क्या है? 5 लाख इंटू 3 15 लाख। तो मुझे गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से झटका लगा है, ठीक है, और बाकी का 15 लाख नॉर्मल इंक्रीमेंट वगैरह की बात हो रही है। तो एएस 5 यही बोलता है कि भाई साहब हम तुम्हें बता रहे हैं कि भाई साहब तुमने ना कुछ चीजें डिस्क्लोज करना चाहिए प्रॉपरली, ताकि जो यूजर है, ताकि जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन रहते हैं? गवर्नमेंट रहते हैं, इन्वेस्टर्स रहते हैं, एम्प्लॉयज रहते हैं। तो ये जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन्हें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले, किसके? आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। किसकी? आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, तो वो एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे, उन्हें समझेगा कि आखिर बिजनेस में हो क्या रहा है। इज एवरीवन क्लियर? बस वो आपको बोलता है कि ये डिस्क्लोज करो अलग से, इसको अलग से दिखाओ, इसको यहां पे दिखाओ, बस वो आपसे यही बात करेगा। क्लियर है? अलाइंड है क्या सबको यहां पे राजा? ये आपका शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस खोला है। पहला क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा है अदर इनकम, फिर आपका टोटल इनकम आ गया, आपके एक्सपेंसेस आएंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीसिएशन, अदर एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस। मेरा की इंटरेस्ट है पॉइंट नंबर 5 देखो, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो अब AS5 आपको बता रहा है कि भाई साहब कौन से आइटम एक्सेप्शनल होते हैं,
तो उनको अलग से तुमने पॉइंट नंबर 6 में दिखाना चाहिए। कौन से आइटम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तुमने उसे अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के हेड के अंदर दिखाना चाहिए। ठीक है, आर वी क्लियर? अच्छा सर, हमारे चैप्टर में एक और हेडिंग है, और वो हेडिंग क्या है सर? प्रायर पीरियड आइटम। एक और हेडिंग यहां पे दिख रही है, प्रायर पीरियड आइटम। इसके बारे में बात करेंगे कि प्रायर पीरियड आइटम को हम कहां पे दिखाते हैं। बट क्या तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा खुद का स्केड्यूल दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड एक्सेप्शनल आइटम। ठीक है, आपको इनको अलग से दिखाना चाहिए। तो ये AS5 उन्हीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की बात करेगा, उन्हीं एक्सेप्शनल आइटम की बात करेगा, क्योंकि बाकी जगह तो आपको पता है भाई साहब। डेप्रीसिएशन कहां दिखाना है? डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन में। अच्छा, आपने लोन लिया तो उसका ब्याज कहां दिखाना है? बोरिंग कॉस्ट में। ठीक है, आपने परचेज किया तो परचेज क्या किया? स्टॉक इन ट्रेड, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में दिखा देना। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें आपको पता है, बस एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में क्या दिखाना है उसके बारे में ये एएस अब आपसे वार्तालाप करने वाला है, बातचीत करने वाला है। ठीक है सर, लेकिन एक बात बताओ, पहली बात ये आप बताओ कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या होती है। ठीक है, एक बार क्या मैं पढ़ा दूं तुम्हें? और मेरा की इंटरेस्ट है कि मैं ये चैप्टर थोड़ा सा मॉड्यूल से टेकअप करूं, क्योंकि ये थियोरेटिकल चैप्टर है काफी हद तक। एक बार जरा पढ़ें और फिर मैं इंटरप्रिटेशन दूंगा। Any activities which are undertaken by an enterprise as is part of its business and such related activities in which enterprises engage in furtherance of incidental to and arising from these activities। Oh my God, ये क्या बोला उसने? मुझे एक बात बताओ, अब राजा बिजनेस में ऑर्डिनरली आप क्या क्या करते हैं? सर, हम माल खरीदते हैं, हम माल बेचते हैं, हम एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, अगर हम कोई ऑफिस या शॉप भाड़े पे लिया है तो हम उसका रेंट देते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी का इंक्रीमेंट करना होता है वो हम धंधे में करते हैं नॉर्मली, रिपेयर मेंटेनेंस होता है हम देते हैं रिपेयर मेंटेनेंस, टैक्सेस का हम पेमेंट करते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं ये सारी चीजें आपके बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है? आपने एसेट खरीदा, बाद में एसेट बेच दिया, ये सारी चीजें ऑर्डिनरली आप बिजनेस में करते ही है। क्या मैंने ऐसी कोई चीज कहा अभी जो हम बिजनेस में नॉर्मली ना करते हो? नहीं सर, ऐसा तो आपने कुछ नहीं कहा। तो सर, जो चीज हम बिजनेस में आम तौर पे करते हैं वो आपकी ऑर्डिनरली एक्टिविटी हो गई। ठीक है, अच्छा तो सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है? जो ऑर्डिनरी नहीं है। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है? जो ऑर्डिनरी नहीं है। सर एग्जाम्पल के लिए अर्थक्वेक आ गया, एग्जाम्पल के लिए अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक की वजह से मुझे फायदा नुकसान हुआ, अर्थक्वेक की वजह से मुझे फायदा नुकसान हुआ। इनकम और एक्सपेंस दैट अराइज फ्रॉम अ इवेंट और ट्रांजैक्शन क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एंड देयरफॉर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली। मतलब ये फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली रिकर नहीं होगा, मतलब ये बार बार नहीं होगा। ठीक है, आर वी क्लियर? तो सर हमें इतना अभी तक समझा कि जो हम बिजनेस में नॉर्मली करते हैं वो ऑर्डिनरी हो गया। जो बिजनेस में वंस इन अ ब्लू मून होता है, आग लग गई मेरी फैक्ट्री में, सब कुछ जल गया, आग लग गई, सब कुछ खराब हो गया, बाढ़ आ गई, इंडिया पाकिस्तान भिड़ गया, और इंडिया पाकिस्तान भिड़ने की वजह से मेरी फैक्ट्री इंडिया के बॉर्डर पे थी, पाकिस्तानियों ने मेरी फैक्ट्री को उड़ा दिए, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया मेरे फैक्ट्री में। ये सब क्या रोज रोज होता है क्या? नहीं, ये आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। क्या आप पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ला पा रहे हैं ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में? अब ये पूरा एस सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करता है। दैट इज ये प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा दिखाओ, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा दिखाओ। यहां एसेट लायबिलिटी की बातें नहीं हो रही है। अब ऑर्डिनरी के अंदर ये कुछ स्पेशल आइटम्स हैं।
जिन्हें आप क्या नाम देते हो, एक्सेप्शनल आइटम। अच्छा, ये जो एक्सेप्शनल आइटम वर्ड है ये बेसिकली AS3 से बोरो किया हुआ है, सॉरी AS3 नहीं, मतलब स्केड्यूल 3 से बोरो किया हुआ है। स्केड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट है, या नीचे ये देखो, देयर इज नो सच टर्म ऑफ एक्सेप्शनल आइटम अंडर AS5 and Schedule 3 of Companies Act. However, the same has been used for better understanding and requirements. Student may provide a suitable note in regard the same in examination. ठीक है? तो अब ये जो एक्सेप्शनल आइटम वर्ड है ये क्योंकि Schedule 3 के अंदर प्रेजेंट है तो AS5 के अंदर इसकी बात कर ली है। अब जो Schedule 3 है वो भी कॉपी किया गया है कहां से, यूएस से। आई रिपीट माई सेल्फ, जो स्केड्यूल 3 का जो एक्सेप्शनल आइटम शब्द है यह भी कॉपी कहां से किया गया है, यूएस से कॉपी किया गया है। ठीक है, बेसिकली पहले एक्सेप्शनल आइटम नाम की कोई चिड़िया होती नहीं थी, ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात खत्म। ठीक है, फिर इन्होंने स्केड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट को अमेंड किया, स्केड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट को अमेंड किया, और अमेंड करने के बाद उन्होंने यूएस से एक आइटम उठा लिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो AS5 का पार्ट पहले से ही था, अब ऑल ऑफ द सडन स्केड्यूल 3 में एक्सेप्शनल आइटम डाल दिया। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पहले से ही था, स्केड्यूल 3 का पार्ट, इन्होंने एक्सेप्शनल डाल दिया कंपनीज एक्ट के अंदर। अब यहां पे सारी सीए फैटर्निटी एकदम से बावली होगी, बोले एक्सेप्शनल आइटम क्या है, एक्सेप्शनल आइटम क्या है। तो फिर एक गाइडेंस नोट दिया गया कि भाई साहब ये तुम एक्सेप्शनल आइटम मान सकते हो, ये तुम एक्सेप्शनल आइटम मान सकते हो। ठीक है, तो when the item of income and expense within the ordinary activities are of such nature, size or incidents that the disclosure is relevant to explain the nature and amount of such item should be separately disclosed. एक बार तुम एग्जाम्पल पढ़ोगे ना तुम्हें फील आएगा, हां भाई ये कुछ स्पेशल नेचर की चीजें हैं, ये होती रहती है बिजनेस में, बट क्योंकि ये स्पेशल है तो हमने अलग से डिस्क्लोज करना चाहिए विद द नेम एक्सेप्शनल आइटम। चलो, आपने इन्वेंट्री को NRV पे वैल्यू कर दिया। AS2 क्या बोलता है, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। अगर तुमने NRV पे वैल्यू किया तो NRV पे वैल्यू करने की वजह से आपको क्या लॉस होगा, बिल्कुल सर। एग्जाम्पल के लिए मेरा कॉस्ट था इन्वेंट्री का 10 लाख रुपए, मेरा NRV आ गया है 8 लाख रुपए, तो 2 लाख का लॉस, 2 लाख का लॉस में बुक करूंगा, 2 लाख का लॉस में बुक करूंगा। तो मुझे अगर इन्वेंट्री को मैंने NRV पे किया है, ठीक है, तो आपको उसे एज ए एक्सेप्शनल आइटम ट्रीट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आर वी क्लियर? अच्छा, आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बेचा। अच्छा, बेचते वक्त क्या फायदा या नुकसान हो सकता है? हां सर, बेचते वक्त फायदा नुकसान हो सकता है, तो आपका एक्सेप्शनल आइटम है। आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बेचा, आपका कोर्ट का कुछ सेटलमेंट हुआ है, वो भी आपका एक्सेप्शनल आइटम है। लेजिस्लेटिव चेंजेस है हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब प्रीवियस ईयर से वो अप्लाई होते आएंगी। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए, एक्सेप्शनल आइटम। इसका एक बहुत बड़ी एग्जांपल दूं लेजिस्लेटिव चेंजेस का। तुम्हें कंपनी पता है वोडाफोन आइडिया, यस, वोडाफोन आइडिया के बारे में तुम्हें पता है। वोडाफोन आइडिया के पहले, मर्जर के पहले और जियो के आने के भी पहले वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था। ठीक है, वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था। अब वोडाफोन क्योंकि एक फॉरेन की कंपनी थी, ठीक है, तो इनकम टैक्स वालों ने वोडाफोन को एक नोटिस भेजा कि भाई हमारे हिसाब से तुम्हें सो एंड सो अमाउंट पे टैक्स भरना चाहिए। ठीक है, तो अब वोडाफोन वाले बोले कि भाई साहब इनकम टैक्स के अंदर इस चीज पे तो टैक्स तुम मांग ही नहीं सकते। अब तुम देखो, अब यहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इधर वोडाफोन है,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हमें इस पे टैक्स चाहिए, ठीक है। वोडाफोन बोल रहा है कि भाई इनकम टैक्स लॉ के तहत हमें टैक्स नहीं देना है, ठीक है। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ऑफेंड हो गए कि वोडाफोन बाहर की कंपनी, ऊपर से कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को टैक्स नहीं देंगी। इनकम टैक्स वाले पहुंच गए एनसीएलटी में। कहां पहुंच गए? एनसीएलटी में पहुंच गए, ठीक है। अब एनसीएलटी में वो लोग हार गए, ठीक है। तो इनकम टैक्स वाले बावले हो गए, वो पहुंच गए हाईकोर्ट में, ओके। सॉरी, एनसीएलटी नहीं, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, माय बैड। पहले इनकम टैक्स वाले कहां गए? आईटैट में, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, वहां पे वो हार गए। आईटैट से गए वो हाईकोर्ट पे, हाईकोर्ट में भी इनकम टैक्स वाले हार गए। हाईकोर्ट से गए वो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी वो हार गए। अब जब सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स वाले हार गए तो गवर्नमेंट को बहुत ऑफेंडिंग लगा। गवर्नमेंट ने बोला यार ये तो हमारी बेइज्जती हो गई। तो गवर्नमेंट ने पता है क्या किया? गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में चेंज किया और कहा कि भाई ये पर्टिकुलर सेक्शन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये पर्टिकुलर सेक्शन समझो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया होगा 2018 में। समझो इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने 2018 में वो पर्टिकुलर सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उन्होंने कहा ये जो सेक्शन है ये अप्लाई होगा 2012 से। तुम गवर्नमेंट की देखो इच्छाएं, देखो और उनका मतलब देखो कि यार हमको बजाना है तो हम कैसे भी बजाएंगे। मतलब गवर्नमेंट ने 2018 में, ये मैंने उदाहरण दिया आपको, 2018 में एक लॉ लाया, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक प्रोविजन लाया जो कि वोडाफोन को टैक्स करने के लिए लाया, और बोला ये जो प्रोविजन है ये 2012 से अप्लाई होगा, ठीक है। क्या गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया? मतलब 2018 में खड़े रह के उन्होंने 2012 में ये प्रोविजन अप्लाई कर दिया। मतलब 2012 में भी अप्लाई हो गया, 13 में भी अप्लाई हो गया, 14 में भी अप्लाई हो गया, 15 में भी अप्लाई हो गया, 16 में भी अप्लाई हो गया, 17 में भी अप्लाई हो गया, और 18 में भी अप्लाई होगा। इसे क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। अब इस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के चक्कर में क्या वोडाफोन को अब टैक्स देना पड़ेगा? हाँ भाई, अब तो देना पड़ेगा। अब तो इनकम टैक्स वाले ही बोल रहे देखो भैया लॉ के अंदर है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है, और ये तो 2012 से अप्लाई हो रहा है, देखो जरा। वोडाफोन वाले बावले हो गए, उन्होंने टैक्स तो दे दिया, फिर बाद में वोडाफोन वाले, ठीक है, कहां गए? इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए। अब वोडाफोन वाले इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए, और इंटरनेशनल कोर्ट ने बोला कि भाई साहब इंडिया वालों तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्या बकर है, ये फालतू की हरकत है बॉस। तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन को जबरदस्ती टैक्स करने के लिए रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर रहे हो। इंटरनेशनल कोर्ट्स ने कहा कि तुम ये गलत हो। जब इंटरनेशनल कोर्ट्स ने फजेती कर दी तो जाके गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया को वो पैसा वापस कर दिया जो वोडाफोन ने पे किया था। मतलब गवर्नमेंट का ईगो बहुत है बॉस, ठीक है। आर वी क्लियर? तो अगर ऐसा कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट होता है लॉ के अंदर, और उस वजह से मुझे नुकसान हो रहा है या कमाई हो रही है, मैंने उसे अलग से एक्सेप्शनल आइटम के तौर पे दिखाना चाहिए। आर वी क्लियर? सबको ये क्लियर है? ये देखो, ये केस है 2007 का, ये केस चालू हुआ था। तुम केस पढ़ोगे ना, द इंडियन गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू इंपोज कैपिटल गेन टैक्स एंड अदर टैक्सेस ऑन वोडाफोन 2007 एक्विजिशन। वोडाफोन ने 2007 में एक हज करके कंपनी थी, उसको एक्वायर किया। इवन दो द ट्रांजैक्शन वॉज कंप्लीटली बिफोर द टैक्स लॉस, ठीक है, वर अमेंडेड, ठीक है। आर्बिट्रेशन, वो भी कहां पे? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हुआ था। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हुआ था जिसमें वोडाफोन के फेवर में आया था, स्टेटिंग दैट द इंडियन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्लेम, भैया इंडियन गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन सेक्शन में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया था, वॉज अ ब्रीच ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड्स, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली upheld the Bombay High Court decision granting Vodafone
अ टैक्स रिफंड ऑफ 1600 करोड़। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का ईगो हर्ट हुआ था उस टाइम पे, उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किए थे, मजाक मस्ती किए थे उन्होंने, बोले हम इनको दिखाते क्या होता है लॉ। फिर वोडाफोन ने बताया हम तुमको बताते क्या होता है इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, ओके, मतलब उस टाइम पे टेक्निकली बेइज्जती तो हो गई थी, बट क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट यार गवर्नमेंट की भी ईगो पे आया था रे, कैसी बातें कर रहे हो। क्लियर, बट नेवर दिलेस एक बार तुमने एक केस पढ़ना चाहिए, तुम्हें समझ में आएगा कि गवर्नमेंट जब बावली होती है ना तो किस हद तक जा सकती है टैक्स वसूल करने के लिए। ठीक है, आर वी क्लियर। मतलब अगर ये इंटरनेशनल नहीं जाता था ना, गवर्नमेंट ने तो बजा दी थी वोडाफोन की। और फिर तुम्हें तो अभी रिसेंट टाइम में पता ही होगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया जब मर्ज हुआ तो ये अपने एजीआर ड्यूज नहीं दे पा रहे थे, तो गवर्नमेंट अब 49% होल्ड करती है वोडाफोन आइडिया में। एंड द टाइम इज नियर, गवर्नमेंट विल बी द मेजर स्टेक होल्डर ऑफ 51% इन वोडाफोन आइडिया। और जिस दिन ये हो गया उस दिन वोडाफोन आइडिया गवर्नमेंट की सब्सिडरी बन जाएगी। ठीक है, क्या बोल सकते हैं। तो क्या तुम समझे, लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये एक तरह का एक्सेप्शनल आइटम है जिसे आपने अलग से डिस्क्लोज करना चाहिए। वोडाफोन वाले अरे रे 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 गवर्नमेंट ने ना कैपिटल गेन टैक्स में अलग से रेट्रोस्पेक्टिव अमेंड कर दिया, जिसकी वजह से हमें 1600 करोड़ का टैक्स देना पड़ा। ये तुम्हें बताना पड़ेगा। क्लियर है क्या, सॉर्टेड है सबको यहां पे। चल, तो सर हमें यह भी समझ गया कि एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है ऑर्डिनरी में उस चीज का जो कि एक ऐसे नेचर या साइज का है, उस अमाउंट को हमने सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए, जिसे आप एक्सेप्शनल आइटम बोल सकते हो। और एक होता है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। परफेक्ट, डन। अब सर प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है। ओह माय गॉड, तुम्हें प्रायर पीरियड आइटम नहीं पता, तुम आखिर फाउंडेशन पास हुए तो हुए कैसे फिर, अगर तुम्हें प्रायर पीरियड आइटम नहीं पता। सर ऐसा मत बोलो सर, बेइज्जती लग रही है, बिल्कुल ऐसा ये तौहीन है हमारी सर। ठीक है, ऐसा आपने बोला हमें बड़ा दुख हुआ, ऐसा आपने नहीं बोलना चाहिए। मैं क्या हो गया मुन्ना, बोले सर देखो बात की गहराई को समझो। हमने ना फाउंडेशन लेवल पे एक चैप्टर पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हाँ बिल्कुल राजा, आपको ध्यान है ना ये चैप्टर। हाँ सर बिल्कुल, हमें ये चैप्टर याद है, एकदम टकाटक तरीके से याद है। बढ़िया बेटा, अब ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में हमने पढ़ा था, अगर हम करंट ईयर में रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं पिछले साल की गलतियों का, अगर हम करंट ईयर में एडजस्टमेंट करते हैं पिछले साल की गलतियों का, तो हम क्या करते थे, सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट के जगह हम क्या लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ सर बिल्कुल, याद आ गया। और वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक सेपरेट अकाउंट बनाते थे हम। बिल्कुल सर, तो अब वो बेसिकली क्या है, इट्स अ प्रायर पीरियड आइटम। तो प्रायर पीरियड आइटम क्या है, कुछ नहीं, एरर ऑफ प्रीवियस ईयर रेक्टिफाइड इन करंट ईयर, ये आपका प्रायर पीरियड आइटम है। ओ माय गॉड सर, इतना सिंपल था ये। हाँ, ये इतना ही सिंपल था जितना मैंने कहा। अच्छा सर, आपने कहा था कि प्रायर पीरियड आइटम के बारे में हमारे स्केड्यूल में कहीं पे भी नहीं है। अरे रे बेटा, तुम्हें याद आ गया क्या। हाँ सर बिल्कुल, ये देखो, ये हमारा स्केड्यूल 3 है सर, इसमें प्रायर पीरियड आइटम के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ है। ये देखो सर, यहां पे तो कुछ मेंशन ही नहीं है सर प्रायर पीरियड आइटम के बारे में। देखो आप बताओ कहां पे, देखो आप बताओ कहां पे। ये जो फॉर्मेट है इसके अंदर प्रायर पीरियड आइटम के बारे में कहीं मेंशन ही नहीं है। अच्छा बेटा ऐसा क्या, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये जो फॉर्मेट है स्केड्यूल 3 क्या बोलता है, ये जो फॉर्मेट है ये मिनिमम लाइन आइटम है। मिनिमम लाइन आइटम का मतलब आपको मिनिमम ये आइटम के तहत रिपोर्टिंग करनी है कि भाई अगर एम्प्लॉय बेनिफिट है तो इस हेडिंग के अंदर दिखाना, फाइनेंस कॉस्ट इस हेडिंग के अंदर दिखाना, डेप्रीसिएशन इस हेडिंग के अंदर दिखाना,
चेंज इन इन्वेंट्री इस हेडिंग के अंदर दिखाना। तुम चाहो तो अपने से अदर एक्सपेंसेस के नीचे प्रायर पीरियड आइटम डाल सकते हो, अगर वो आपका नुकसान है, अगर उसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है तो। ठीक है, आप अदर इनकम के नीचे प्रायर पीरियड आइटम डाल सकते हो, अगर वो प्रायर पीरियड आइटम से आपकी कमाई हो रही है तो। आप चाहो तो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी, एक्सेप्शनल एंड प्रायर पीरियड आइटम के तहत डिस्क्लोज कर सकते हो। दैट इज, आप एक्सेप्शनल आइटम के बाद प्रायर पीरियड आइटम दिखा सकते हो, आप एक्स्ट्रॉर्डनरी के बाद प्रायर पीरियड आइटम दिखा सकते हो, ये आपका चॉइस है। तो प्रायर पीरियड आइटम आप कहीं पे भी दिखा सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूं कहीं पे भी दिखाने से बेटर मैं इसे अपने फाउंडेशन लेवल से जोड़ना चाहूंगा। ओके, फाउंडेशन लेवल पे हमने यह सीखा था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, उसका जो बैलेंस होता है, क्या हम उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? हां सर, याद आ गया, हम उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने बताया था कि अगर डिफरेंस जो होता है, अगर प्रीवियस ईयर में डिफरेंस अगर सस्पेंस अकाउंट में गया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का जो बैलेंस है आप उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अगर डिफरेंस प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस में गया है, तो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को, बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर सकते हो? कैपिटल अकाउंट के अंदर। और हम एक जर्नल एंट्री पास करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को हम ट्रांसफर करते थे कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो सर, क्या हम ये प्रायर पीरियड आइटम को डिस्क्लोज करें कहीं पे? हाँ बेटा, कहां डिस्क्लोज करोगे? चलो बात कर लेते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया तुम कहीं पे भी डिस्क्लोज कर सकते हो, बट अब हम कंपनीज के हिसाब से बात करेंगे। कंपनीज में शेयर होल्डर फंड आता है। कंपनी में क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल रहता है, और क्या रहता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर क्या हम प्रायर पीरियड आइटम दिखा सकते हैं? यस सर। ओके, मतलब मैं प्रायर पीरियड आइटम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखा सकता हूं, मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखा सकता हूं, मैं प्रायर पीरियड आइटम को रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी दिखा सकता हूं। ठीक है, अच्छा, अब AS5 तुम्हारे हिसाब से कहां पे चाहता होगा प्रायर पीरियड आइटम दिखाना? AS5 बात कर रहा हूं। AS5 प्रायर पीरियड आइटम को कहां पे डिस्क्लोज करने की इच्छा रखता होगा? सर, AS5 प्रायर पीरियड आइटम को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाने की इच्छा रखता है। ठीक है, बट तुम चाहो तो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट के अंदर तुम इसे दिखा सकते हो। ठीक है, आर वी क्लियर? अच्छा सर, अब एक बात बताओ, एग्जाम में हम क्या करेंगे? देखो बेटा, AS5 कंपनीज पे भी अप्लाई होता है, अदर देन कंपनीज पे भी अप्लाई होता है। कंपनीज पे भी अप्लाई होता है, अदर देन कंपनीज पे भी अप्लाई होता है। सर, अदर देन कंपनीज में रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं होता है, तो अदर देन कंपनीज में प्रायर पीरियड आइटम तो फॉर श्योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा। ओके, और अगर कंपनी है तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दो या शेयर होल्डर फंड में दिखा दो। ठीक है, आर वी क्लियर? बट AS5 की इच्छा है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिखना चाहिए, क्योंकि जो यूजर है उसे अगर शेड्यूल 3 के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिख जाएगा प्रायर पीरियड आइटम, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होगी। इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? यस सर। चले, अब कुछ एग्जाम्पल करेंगे हम। अच्छा, बिफोर वी मूव फर्दर,
आईसीआई ने एक गाइडेंस नोट ऑलरेडी इशू कर रखा है और ये रिसेंटली आईसीआई ने गाइडेंस नोट इशू किया हुआ है। आप देखोगे एकदम ताजा ताजा आईसीआई के वेबसाइट पे अब ये अभी अभी इशू किया गया गाइडेंस नोट है। ठीक है, गाइडेंस नोट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। ठीक है, अब उन्होंने नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज लाइक सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, लाइक पार्टनरशिप फॉर्म, इनके लिए भी अब फॉर्मेट इशू कर दिया है कि आपने इस फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए। द फॉर्मेट शैल अप्लाई फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी वेयर कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलेवेंट स्टैट्यूट इंक्लूडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल टू द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी रिक्वायर एनी चेंज इन ट्रीटमेंट ऑफ डिस्क्लोजर इंक्लूडिंग एडिशंस एक्सेट्रा। तो ये चीज मैं आपके साथ ऑलरेडी बात करता था जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, बट अब ये देख लो इन्होंने क्या किया है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के भी केस में एक फॉर्मेट दे दिया है जो कि पहले मौजूद नहीं था, अब उन्होंने इसके लिए भी दे दिया है। ओनर फंड, ओनर का या पार्टनर के कैपिटल, हमारे लिए भी अब सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म के लिए रिजर्व्स एंड सरप्लस आ चुका है, नॉन करंट लाइबिलिटीज आ चुके हैं, करंट लाइबिलिटीज आ चुके हैं, एसेट्स, करंट एसेट्स। इज एवरीवन क्लियर? उन्होंने इशू कर दिया है रिसेंट टाइम में नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए भी ये भी। ठीक है, चलो देखो, कैपिटल इंट्रोड्यूस या कॉन्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द ईयर, पार्टनर को कुछ रेम्यूनरेशन दिया क्या, कुछ इंटरेस्ट दिया क्या, क्या उसने कुछ विड्रॉ किया क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, डन। सर इसमें इंक्लूड कौन होगा? बेटा ये अभी तक आपके सिलेबस में आने का है, ये अभी तक आपके सिलेबस में आने का है। ये गाइडेंस नोट आईसीआई ने इशू कर दिया है एंड रिसेंटली आई बिलीव थोड़े टाइम में आपके सिलेबस का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर की बात करेंगे जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, अभी तक हम सिर्फ कंपनीज के प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते थे, लेकिन सूनर और लेटर उस चैप्टर में अमेंडमेंट्स आएंगे और पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर के रिगार्डिंग भी आपको सवाल पूछे जाएंगे। आर वी क्लियर? अभी के लिए एज सच कुछ अमेंडमेंट्स नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, बट यू नेवर नो आईसीआई कब अमेंडमेंट्स ला दे, अमेंडेंट ला दे और उसके अंदर भी आपके सिलेबस में ऐड ऑन कर दे। कुछ ऐसा मेजर चेंजेस नहीं है, बट थोड़ा सा हम पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाएंगे। ठीक है, उससे कंपेरेबिलिटी बढ़ती है, यूजर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द पास्ट 5 financial years an old outstanding balance of 50,000 was still appearing in creditor। क्रेडिटर में एक 50,000 रुपए का बैलेंस अभी भी दिख रहा है और पिछले 5 सालों से दिख रहा है। क्रेडिटर मतलब वो इंसान जिसको पैसा चुकाना है, तो पिछले 5 सालों से एक बैलेंस दिख रहा है 50,000 रुपए का। ठीक है, द कंपनी इज सर्टेन दैट दिस अमाउंट इज नॉट पेएबल। कंपनी बोल रही है 5 साल से वो पैसा दिख रहा है, जिस इंसान को देना गया वो इंसान भी मर गया, उसका कोई वंशज, उसका कोई लीगल हेयर आ नहीं रहा है पिछले 5 साल से, तो बॉस हमें ये पैसा नहीं देना है, अभी हम मान सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर इट डिसाइडेड टू राइट ऑफ दिस सेड अमाउंट इन करंट ईयर। राइट ऑफ का मतलब क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है, उसको डेबिट कर देंगे, क्रेडिटर के अकाउंट को डेबिट करेंगे, राइट ऑफ मतलब खत्म कर देंगे, और मेरी लाइबिलिटी अब 0 हो गई है, तो ये फायदा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। ओके, द कंपनी ट्रीटेड द अमाउंट ऑफ 50,000 रिटन ऑफ एज प्रायर पीरियड आइटम, तो उन्होंने इसको क्या माना? उन्होंने इसको प्रायर पीरियड आइटम मान लिया। मुझे बात बताओ, क्या ये कुछ गलती है क्या जिसे आपने रेक्टिफाई किया? बात को समझो, हमें आज तक 50,000 रुपए देने थे और पिछले 5 साल से 50,000 रुपए देना बाकी है।
जिसको देना था वो मर गया, उसका लीगल हेयर भी कोई है नहीं, ठीक है। तो अब जो अकाउंटेंट है, जो कि हमेशा की तरह 99% टाइम वो गलत रहता है, या कंपनी 99% टाइम गलत रहती है, उन्होंने इसे प्रायर पीरियड आइटम मान लिया। क्या उन्होंने इसे प्रायर पीरियड आइटम मानना था? द आंसर इज नो। नो, द कंपनी इज नॉट करेक्ट in treating the amount written off as prior period item. As per AS5, prior period item means income or expense which arise in current year due to error or omission of one or more prior periods. ठीक है, ये होता है आपका प्रायर पीरियड आइटम। तो भाई कंपनी ने यहां पे गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पे एग्जांपल हो गया। अब बल्ले बल्ले आपके एग्जाम्पल भी हो गया इस पे। अब सर ये आ गया चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बाप रे, ये तो सर हमारे पल्ले नहीं पड़ता, इतना ज्यादा थियरी, बाबा रे बाबा। ठीक है, चलो पहले मैं तुम्हें एस्टिमेट और पॉलिसी के बीच में डिफरेंस समझाना चाहूंगा। ठीक है सर। अच्छा, बिफोर मैं आपको डिफरेंस समझाऊं, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। एज पर AS2, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। एज पर AS2, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। ये मेरा एस्टिमेट है कि ये मेरी पॉलिसी है? सर ये तो आपकी पॉलिसी है। AS2 इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। अच्छा ठीक है, अब मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा। AS10 के तहत PPE का इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होता है? PPE का इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होता है? सर कॉस्ट पे होता है। किस पे होता है? कॉस्ट पे होता है। अच्छा, कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है, क्या हमें पता है? यस, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन किस पे होता है? सर सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन होता है कॉस्ट या रीवैल्यूएशन मॉडल। क्या ये मेरी पॉलिसी है? हां सर, ये आपकी पॉलिसी है कि जब हम एसेट को पहली बार खरीदते हैं तो हम उसे कॉस्ट पे लिखते हैं, हम कॉस्ट पे उसकी जर्नल एंट्री मारते हैं, और फिर बाद में हम उसे सब्सिक्वेंटली या तो कॉस्ट पे ही कैरी करेंगे या तो हम उसे रीवैल्यू कर सकते हैं। अच्छा, फिर AS13 की बात करते हैं। AS13 बोलता है कि करंट इन्वेस्टमेंट किस पे रहना चाहिए? लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। अगर फेयर वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं तो मार्केट वैल्यू विल बी द फेयर वैल्यू। ठीक है, ओके। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो आपने किस पे कैरी करना चाहिए? कॉस्ट पे कैरी करना चाहिए, अनलेस देयर इज अ परमानेंट डिमिनिशन। हां सर, ये तो पॉलिसी है। अच्छा, AS15 पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट, हम कंट्रीब्यूशन प्लान लेते हैं, हम प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे, या हम डिफाइंड बेनिफिट प्लान के तहत चलना चाहते हैं? क्या ये मेरे पास ऑप्शन है? हां बिल्कुल सर। मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब मैं कंट्रीब्यूशन प्लान चलाना चाह रहा हूं,
मैं क्या चलाना चाह रहा हूं? कंट्रीब्यूशन प्लान चलाना चाह रहा हूं। क्या इसमें कोई गलत? नहीं सर, ये मेरी पॉलिसी है। ओ, तो अब सर ये पढ़ के ऐसा हमें कहीं तो भी एक फील फैक्टर आ रहा है कि जितने भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो बेसिकली कोई ना कोई पॉलिसी के बारे में बताते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट एसेट के लिए है तो हमारी पॉलिसी के हम इसे ऐसा ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए है तो गवर्नमेंट ग्रांट को हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। यस, तो सर एक बार हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत चलते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात हो गई। अब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड अडॉप्ट करेंगे। रेवेन्यू रिकॉग्निशन खुद अपने आप में हमें बताता है कि भाई साहब आपने डिविडेंड कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज योर इनकम। क्लियर? पीपी इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे, और उसके बाद इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन आपने या तो कॉस्ट पे करना चाहिए या तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे करना चाहिए। यस सर, सही बात है, ठीक है। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का जो डिफरेंस आता है, ठीक है, उसको क्या करना है, क्या उसके रिगार्डिंग हमने सीखा है? हाँ, और उसके रिगार्डिंग जो हम बोलते हैं कि भाई साहब जो फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन है उसको तुम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डाल सकते अगर वो नॉन मॉनेटरी आइटम है, ठीक है, और अगर वो मॉनेटरी आइटम है लेकिन वो लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम है तो आप उसे एसेट में डाल सकते हो। अगर एसेट के रिगार्डिंग नहीं है तो आप एक अलग से खाता बनाते हो जिसको आप क्या बोलते हो? फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम डिफरेंस, ठीक है, आप उस अकाउंट में डाल सकते हो। यस। अच्छा, फिर एएस 13 बात करता है, एएस 15 बात करता है, एएस 16 बोलता है कि हम जो बोरिंग कॉस्ट है उसमें से कुछ बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। क्लियर? एएस 19 लीजेस के बारे में बोलता है कि अगर हम ये देख रहे हैं कि एसेट का सब्सटैंशियल पीरियड हमने किसी और को दे दिया यूज करने के लिए तो हम उसे कौन सी लीज मानेंगे? ऑपरेटिंग लीज मानेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज मानेंगे, कौन सी लीज मानेंगे? नहीं सर, माफी, ऑपरेटिंग नहीं, फाइनेंस लीज मानेंगे, ठीक है। आर वी क्लियर? अच्छा, एएस 22 किसके बारे में बात करता है कि भाई जो डीटीए है, डीटीए वो हमने कब बनाना है, डीटीए के लिए हमें क्या चीजें चेक करनी चाहिए, क्या ये हमारी पॉलिसीज है? हां सर, इसका मतलब बेसिकली पॉलिसी का मतलब क्या होता है। अब तुम पॉलिसी का मतलब समझोगे ना, तुम्हें बहुत बढ़िया समझेगा कि पॉलिसी का मतलब क्या होता है। अब अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब पढ़ते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब आपको एएस नंबर 1 में मिल जाएगा, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। आर वी क्लियर? सबको सॉर्टेड है? बिल्कुल सर, डन। तो सर हमें समझ गया कि पॉलिसी क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ हमारे असूल है, उसूल है, जो भी आप नाम देना चाहो उसे, हमारे कुछ थॉट प्रोसेस है कि हम इस चीज को कैसा करना चाहते हैं, ठीक है, और फिर उस चीज को अप्लाई भी करना पड़ेगा। एक तो होता है हमारी सोच कि हम इन्वेंट्री को वैल्यू करना चाहते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ठीक है, यह हमारी सोच है। अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हमने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा हुआ है। कॉस्ट हम फीफो के अनुसार निकाल सकते हैं, कॉस्ट हम वेटेड एवरेज के अनुसार निकाल सकते हैं, कॉस्ट हम एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड को यूज करके निकाल सकते हैं। तो पहले बात हमारी सोच है कि हमें इन्वेंट्री को कॉस्ट या एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पे वैल्यू करना चाहिए, और उसके बाद हमारी सोच को कैसे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो मुद्दा है। अच्छा, अब तुम सोचो ना सोचो, ठीक है, आईसीए ने तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड बना दिया है। भैया तुम सोच रहे नहीं सोच रहे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड बना दिया, तुम्हारे लिए यही सोच होनी चाहिए। ठीक है, ओके। पहले उन्होंने बोला कि भाई प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल, क्या बात है। फिर उन्हें बनाई दिया, तेल लेने गया, तुम समझो नहीं समझो हमारे मतलब को। आईसीए बोलता है कि भाई तुम हमारे अंदर की भावनाओं को समझो ना समझो, लो हमने AS2 बना दिया, अब AS2 के अनुसार ही तुम्हें करना है, ठीक है। अच्छा, तुम हमारी भावनाएं समझो ना समझो,
हमने AS 10 बना दिया, AS 9 बना दिया, AS 19 बना दिया, AS 11 बना दिया, AS 12 बना दिया, AS 13 बना दिया। ठीक है, हम चाहते तो थे कि तुम्हारे कुछ खुद के थॉट प्रोसेस हो, तुम्हारे खुद का कुछ प्रिंसिपल्स हो, तुम उसको अप्लाई करो। हम चाहते थे कि तुम खुद से कुछ सोचो, लेकिन ऐसे बोला कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए सोच लेते हैं, और हमने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें बना दी। आर वी क्लियर? अब सर इतना सब हमने पढ़ लिया, अब एस्टिमेट क्या होता है? एस्टिमेट क्या होता है? पहली बात चीज समझ लेना राजा, पहले एक चीज को समझ लेना यहीं पे, दो बातें तुम्हें लग सकता है कि वो पॉलिसी है, बट वो पॉलिसी नहीं है। ये 2016 के बाद अमेंडमेंट आया, ये 2016 के बाद अमेंडमेंट आया है। ठीक है, कि डेप्रीसिएशन के मेथड जो है, डेप्रीसिएशन के मेथड जो है वो आपके एस्टीमेट है। ठीक है, क्या होता है? इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब कॉस्ट कैसे निकालोगे? फीफो या वेटेड एवरेज। अच्छा, फीफो से वेटेड एवरेज में आऊंगे या वेटेड एवरेज से फीफो में जाओगे तो उसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, बट डेप्रीसिएशन के जो मेथड्स है, WDV SLM, इनके चेंज को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। जो प्रोविजंस होते हैं वो आपके एस्टिमेट्स होते हैं। अब सोचो, मुझे लग रहा है कि 2% डेटर डूब सकते हैं। मुझे लग रहा है, ये मेरा अनुमान है, ये मेरा एस्टीमेट है। ठीक है, अच्छा, मेरे प्रोडक्ट्स है, मैं मोबाइल कंपनी हूं, मुझे प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम बनाना है, तो मैं अनुमान लगाऊंगा ना कि भाई साहब मैं 100 फोन बेचता हूं, तो ऑन एवरेज मेरा पास्ट एक्सपीरियंस मुझे यह कहता है कि 100 फोन में से एक आधे फोन पे स्क्रीन रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, तो वो अगर वारंटी पीरियड में ही मुझे करना पड़ता है 100 में से एक फोन पे, तो मैं क्या करूंगा? प्रोविजन फॉर वारंटी बनाऊंगा। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन होते हैं ये आपके एस्टिमेट होते हैं। अच्छा, डेप्रीसिएशन के अंदर ये एसेट का यूजफुल लाइफ कितना है, ये अनुमान है कि ये पॉलिसी है? ये मैं एस्टिमेट करता हूं कि ये मेरी पॉलिसी है? सर ये आप एस्टिमेट करते हैं। अच्छा, मैं ये एसेट 5 साल यूज करूंगा, 5 साल बाद एसेट मैं ये बेच दूंगा। ठीक है, 5 साल बाद मैं ये एसेट बेचूंगा, कितने में बेचूंगा? क्या ये मेरा एस्टिमेट है? आर वी क्लियर? यस, वो मेरा एस्टिमेट है। वन ऑफ द स्टूडेंट ने एक एग्जांपल दिया, ठीक है, कि सर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना पैसा डूब सकता है, यह आपका अनुमान है, यह आपका एस्टिमेट है। जब एक्चुअल बैड डेट्स होंगे तो उनका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर बैलेंस शीट में प्रोविजन है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर प्रोविजन नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ये आपका पॉलिसी है, बिल्कुल आप बोल सकते हो। ठीक है, आर वी क्लियर? बट इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको पता है कि क्या करना होता है। तो सर आगे, अगर यूजफुल लाइफ एक अनुमान है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में, उसके बाद हम यूजफुल लाइफ के बाद उसे बेचेंगे तो वो आपका एक अनुमान है। ठीक है, ओके, एसेट का यूटिलिटी अगर सेम है, ये मेरा अनुमान है, हां सर ये आपका एस्टिमेट है कि जो एसेट हम यूज कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमें सेम मिलेगा, हर साल सेम मिलेगा, ये मेरा एस्टिमेट है। और उस एस्टिमेटेड बेसिस पे मैं एसएलएम मेथड चूज कर लेता हूं डेप्रिशिएट करने के लिए। तो जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है एसएलएम, ठीक है, उसके पीछे एक एस्टिमेट इन्वॉल्व है, और वो एस्टिमेट क्या है कि जो ये एसेट है उसका बेनिफिट हर साल सेम रहेगा। क्या ये एक्चुअली मेरा एक एस्टिमेट है? एस्टिमेट के बेसिस पे मैंने एसएलएम मेथड चूज किया।
अगर मैं बोलूं कि एसेट का बेनिफिट हर साल सेम नहीं रहेगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं मैं WDV मेथड में जाऊंगा? यस। अच्छा, बाद में मैं देख रहा हूं कि भाई साहब नहीं नहीं, ये एसेट का तो बेनिफिट सालों साल सेम है, तो मैं WDV से SLM पे शिफ्ट हो जाऊंगा। तो बेसिकली जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, उनका जो चूजिंग होता है, जो क्राइटेरिया टू चूज होता है, और उनके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, वो एस्टिमेटेड पे ही बेस्ड है। ठीक है, वो किस पे बेस्ड है? एस्टिमेशन पे ही बेस्ड है। इसलिए हमने कहा कि भाई डेप्रिसिएशन के मेथड और उनका चेंज इज अ अकाउंटिंग एस्टिमेट। सबको क्लियर है? अरे सबको क्लियर है क्या राजा यहां पे? सर हमें बड़े टकाटक तरीके से समझाए अब कि एस्टिमेट क्या होता है और पॉलिसी क्या होती है। ये चैप्टर एस्टिमेट या पॉलिसी के बारे में बात करता है कि उसके चेंज के बारे में बात करता है? देखो राजा, इस चैप्टर के हेडिंग में चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी सिर्फ है, बट इस चैप्टर के अंदर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के बारे में बातचीत किया हुआ है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट कब चेंज हो सकता है। सोचते हैं सर, हमारे अनुमान कब चेंज हो सकते हैं? हमारे अनुमान कब चेंज हो सकते हैं? सर हमारे अनुमान चेंज हो सकते हैं अगर हम थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो जाए। ठीक है, हमारे अनुमान कब चेंज हो सकते हैं? हम अगर एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं तो हमारे अनुमान चेंज हो सकते हैं। जैसा उदाहरण के तौर पे, मैं एक नई मोबाइल कंपनी हूं। पहले साल में मैंने अनुमान लगाया कि ऑन एवरेज मेरे को 10% का प्रोविजन बनाना चाहिए वारंटी के लिए। 10% का प्रोविजन बनाना चाहिए वारंटी के लिए। ठीक है, या चलो पहला साल नहीं है, मेरा दूसरा साल है कंपनी का। मेरा कंपनी का दूसरा साल है। पहले साल पे तुम शायद थोड़ा झिझक खाओ, पहला साल नहीं दूसरा साल है। दूसरे साल में मैं खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं कि यार ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल को देखते हुए मुझे लग रहा है कि करंट ईयर में मैंने 10% का प्रोविजन बनाना चाहिए। अब दूसरा साल से मैं तीसरे साल में चला गया, तीसरे साल से मैं चौथे साल में चला गया। अब मैं देख रहा हूं कि भाई पिछले 4 सालों में, पहले साल क्योंकि मेरी कंपनी नई थी तो मुझे वारंटी में 20% का नुकसान हुआ था। सेकेंड साल में 10% के आसपास का नुकसान हुआ था। थर्ड ईयर में 2% का नुकसान हुआ था। फोर्थ ईयर में 1% का नुकसान हुआ था। ठीक है, तो अब मैं कैलकुलेटर चालू कर देता हूं 2 मिनट के लिए। जो मैं ये कर रहा हूं ऐसा करते नहीं है, बट आपके लिए कर रहा हूं। ये पहले साल 20%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 2%, चौथे साल 1%। तो अब ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार अब मेरा प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो मैं 8% का प्रोविजन बनाऊंगा कि मैं ये देखूंगा पहले साल 20% का था, दूसरे साल 10% का नुकसान था, तीसरे साल 2% का था, अब 1% पे आ चुका है। तो अब क्या मैं अब एक्सपीरियंस इनफ टू से कि मेरे प्रोडक्ट का क्वालिटी काफी इंप्रूव हो गया है, तो मैं अब प्रोविजन 1% या उससे कम का बनाऊं तो भी चलेगा। 1% या उससे कम का बनाऊं तो भी चलेगा। क्या एक्सपीरियंस की वजह से मेरे प्रोविजनिंग के अमाउंट में चेंज आया है? बिल्कुल सर। ठीक है, अच्छा क्या सर्कमस्टांसेस कुछ चेंज हो रहे हैं? पहले क्या था? चाइना और यूएसए लड़ता नहीं था। अभी चाइना ने टैरिफ वॉर शुरू कर दिया है यूएसए के साथ। ठीक है, उससे ग्लोबल इकोनॉमी में इंपैक्ट आ रहा है। उस वजह से मुझे लग रहा है मेरे सेल्स नीचे हो सकते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो इन सब सर्कमस्टेंसेस के वजह से मुझे लग रहा है कि भाई साहब मेरा जो पर्टिकुलर आइटम ऑफ लाइन है वहां पे कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोविजन में कुछ चेंज कर सकता हूं, या जो अब मेरा एसेट का यूजफुल लाइफ है,
ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से उस एसेट को मुझे ज्यादा समय के लिए यूज करना पड़ेगा, ज्यादा समय के लिए मुझे मेरे एसेट को यूज करना पड़ेगा। क्यों? इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई बढ़ेगी तो मेरा माल कम बिकेगा, मेरा माल कम बिकेगा तो मेरा एसेट का यूजफुल लाइफ बढ़ सकता है। तो मैं अपने यूजफुल लाइफ को चेंज कर रहा हूं, ठीक है। सर्कमस्टेंसेस में चेंज आए हैं या कुछ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। जैसे सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि मैंने जब एसेट खरीदा था, मैंने अनुमान लगाया था 5 साल, 2 साल बाद चाइना यूएसए लड़ना चालू कर दिए, ट्रेड वॉर हो गया इनके बीच में, तो ओवरऑल सारी इकोनॉमी अफेक्ट हो गई। इकोनॉमी अफेक्ट हो गई तो मेरे एसेट का जो मशीन से प्रोडक्शन हो रहा था उसकी डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो अब वो मशीन ज्यादा सालों तक प्रोडक्शन करेगी तो यूजफुल लाइफ चेंज हो गई, ठीक है। या हमारे पास क्यों न्यू इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो इन कारणों से मेरे एस्टिमेट में चेंज आ सकता है। एक्सपीरियंस हो जाए, एक्सपीरियंस बढ़ जाए हमारा, या सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हो जाए, या कोई नई इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, इसकी वजह से हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हो सकते हैं। अब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट डज नॉट ब्रिंग द एडजस्टमेंट विद इन द डेफिनेशन ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम और प्रायर पीरियड आइटम। वो बोल रहा है कि भाई अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज होने से वो एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम नहीं बन जाता, वो प्रायर पीरियड आइटम नहीं बन जाता, ठीक है। आर वी क्लियर एवरीवन? चलो, अब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर आपको अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना है तो उसके पीछे रीजंस होने चाहिए, और वो रीजन क्या है? ये 3 रीजन है, तो ही आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते। वो 3 रीजन क्या है? भैया लॉ ने बोल दिया चेंज करो, लॉ ने बोल दिया चेंज करो, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है, जैसे कि तुम पहले इन्वेंट्री को सिर्फ कॉस्ट पे वैल्यू करते थे। पहले AS2 आने से पहले तुम इन्वेंट्री को सिर्फ कॉस्ट पे ही वैल्यू करते थे। AS2 आ गया, अब AS2 आ गया, AS2 तुम पे अप्लाई हो गया, तो अब तुम्हें इन्वेंट्री को वैल्यू करना पड़ रहा है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो क्या है ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुआ? हां, हमारी पॉलिसी थी पहले हम कॉस्ट पे ही इन्वेंट्री को रखते हैं, अब हमारी पॉलिसी हो गई है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ये पॉलिसी क्यों बनी नई वाली? बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोल दिया, ठीक है। या फिर ये जो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर प्रेजेंटेशन देगी, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा रिलायबल रहेंगे। और तुम ऑडिट में पढ़ते हो ना, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू और अच्छे तरीके से दिखाएंगे। यस, ये 3 कारणों की वजह से आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। आर वी क्लियर? सॉलिड है सबको यहां पे? अब तुम्हें AS5 के अंदर स्पेसिफिकली लिख के दे दिया है कि फॉलोइंग आर नॉट इन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। फॉलोइंग आर नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। Adoption of accounting policy for an event or transaction that differ in substance from previously occurring event or transaction। बाप रे, ये क्या बोल दिया? इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है, और ये एग्जांपल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझेगा बिकॉज आपने AS15 को कर लिया है, ठीक है। देखो राजा, पहले क्या होता था? पहले मैं रिटायरमेंट पे जो मर्जी आती थी मैं उस एम्प्लॉय को अपने मर्जी के अनुसार उतना रिटायरमेंट बेनिफिट देता था, ठीक है। वापस से सुनो, पहले क्या होता था? मुझे लगता था यार ये मेरे मामा का लड़का है ना, ये मेरे यहां काम करता है, इसको मैं रिटायरमेंट पे 50 लाख रुपए दूंगा। ये ना मेरे एक्स का पति है, ठीक है, मेरी एक एक्स थी, उसका ये पति है, इसको रिटायरमेंट पे 1 लाख रुपए दूंगा, उससे ज्यादा दूंगा ही नहीं, ठीक है। ये मेरी एक्स है, इसको तो रिटायरमेंट पे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। नालायक कहीं की, ठीक है।
तो मुद्दे की बात है, पहले मैं एड हॉक बेसिस पे रिटायरमेंट बेनिफिट देता था, ठीक है। पहले मैं इन्वेंट्री को कॉस्ट पे रखता था, अब AS2 के बाद मैं लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV रखता हूं। तो ये पुराने पॉलिसी से मेल खाती है कि ये पुरानी पॉलिसी से बहुत डिफरेंट है? सर ये पुरानी पॉलिसी से मेल खाती है, ठीक है, ये पुरानी पॉलिसी से मेल खाती है, ठीक है। तो इसे आप क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलोगे? हां सर, इसे हम बोलेंगे कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। लेकिन पहले अब मैं प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता हूं या मैं खुद का ही डिफाइंड बेनिफिट प्लान चला रहा हूं? क्या ये पुरानी पॉलिसी से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गई है? पुरानी जो मन में आया वो करो, अभी हम एक प्लान्ड मैनर में चल रहे हैं। यस, अब तुम्हें एज अ स्टूडेंट लग रहा है कि सर ये तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, क्योंकि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हो, AS15। देखो राजा, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो मुझे AS15 बताता है कि भाई अगर डिफाइंड बेनिफिट प्लान है तो तुमने कितना प्रोविजन बनाना चाहिए AS29 के अनुसार, ठीक है। प्रोविजन को आपको इज्जत देनी है, कैसे कैसे तुमने प्रोविजनिंग की प्लानिंग करनी चाहिए। प्रोविडेंट फंड में तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसे कैसे ट्रीटमेंट दोगे, उसका ट्रीटमेंट मुझे AS15 बता रहा है, ओके। बट पहले मेरा एडहॉक प्लान था, जो मन में आया उतना रिटायरमेंट पे देता था। अब मेरा एडहॉक प्लान नहीं है, अब मेरा प्लान एक सिस्टमैटिक प्लान है, मैं एक लॉ को फॉलो कर रहा हूं या मैं एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान बनाया हूं, ठीक है। हां, उसका ट्रीटमेंट AS15 बता रहा है, पहले मैं ट्रीटमेंट कुछ और करता होगा, अब मैं ट्रीटमेंट कुछ और कर रहा हूं AS15 के तहत। तो ट्रीटमेंट की बात नहीं हो रही यहां पे बात हो रही कि पहले मेरी पॉलिसी क्या थी, अब मेरी पॉलिसी क्या है, ठीक है। तो ये काफी डिफर करती है, ये जो चीज है ये मेरी प्रीवियस पॉलिसी से काफी डिफर करती है, तो हम इसे चेंज नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे हमने न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी है कहीं ना कहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। Adoption of a new accounting policy which did not occur previously or that were immaterial, ठीक है। अलाइंड है क्या सबको यहां तक? दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन राजा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और हम आगे का कंटिन्यू करेंगे और इस AS को कंप्लीट करेंगे, ठीक है राजा। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। दिस इज थियरी शिवा साइनिंग ऑफ, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।